देखिए आज हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पर WBC के बारे में। एंड WBC इज आल्सो टर्म्ड एज ल्यूकोसाइट। WBC को हम लोग यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और जब WBC के बारे में बात करते हैं तो WBCS यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स इसको बोला गया है। और नॉर्मली जैसे आरबीसी हमारे पास रेड कलर की होती है, बट WBC जो होती है कलरलेस है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास ये न्यूक्लिएटेड होती है, दीज आर द न्यूक्लिएटेड सेल, और इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है बच्चों। ये हमारे पास है, और ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट। चलिए, अब इसकी जो शेप होती है समथिंग अमीबा की तरह होती है, जिसकी वजह से जो इनका नेचर होता है वो फैगोसाइटिक नेचर होता है, और पैथोजेंस को इंगल्फ कर जाती है, ट्रैप करती है। तो न्यूक्लिएटेड होती है, रिलेटिवली लेस इन नंबर कंपैरिजन टू आरबीसी। WBC का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम पाया जाता है कंपैरिजन टू आरबीसी। आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर MM³ ऑफ ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि WBC जो होती है हमारे पास इसका अमाउंट 6K to 8K यानी 6000 से 8000 पर MM³ ऑफ ब्लड होती है हमारे पास भी प्रेजेंट होती है। इसका इतना ही अमाउंट प्रेजेंट होता है। WBC के बारे में और बात करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास 6000 से 8000 पर MM³ है, इसको बोलते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है जी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाता है ये। और समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, बॉडी के अंदर जो है इंक्रीज होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इस केस में ऐसा होता है इसका TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं देयर इज अ ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कब होती होगी? ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि इंक्रीज इन द TLC। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब यही है, TLC इंक्रीज। बॉडी के अंदर WBC जो है वो बढ़ जाती है कब? मोस्टली ये तब होती है अगर बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। ये काम कब होता है? ड्यूरिंग बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि WBC को बढ़ाएगा किसी भी इंफेक्शन के रिस्पेक्ट में बच्चे। There is another term that is the leukocytopenia. ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है? डिक्रीज इन TLC। जब हमारे पास टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज होती है तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया बोला जाता है। सोच के देखिए, हमारी बॉडी के अंदर WBC कम होती है, और कुछ कुछ इन्फेक्शंस में ऐसा होता है। कब? लाइक टाइफाइड, टाइफाइड में ऐसा होता है, एड्स में ऐसा होता है, तो बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है बच्चों। ठीक। लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं WBC के, जैसे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन था हमारे पास वो 120 डेज था, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता था। इसके अंदर तो न्यूक्लियस है, लेकिन फिर भी इनका लाइफ स्पैन कम है। क्यों? क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक लाइफ है, ठीक है, डेथ नहीं हो रही, इनकी लाइफ ही इतनी होती है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। कोई कोई WBC ऐसी होती है तो कुछ ही घंटे की होती है, और कुछ कुछ जो होती है कुछ दिन तक भी जिंदा रह सकती है ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर। और समटाइम्स इट में एक्सीड फ्रॉम मंथ टू ईयर। चलिए, डिपेंड करता है, मंथ टू ईयर भी हमारे पास इसकी लाइफ डिपेंड करती है, सब कुछ फंक्शन के ऊपर डिपेंड। ठीक। चलिए, अब इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है WBC के बारे में, हम देखते हैं कि जो WBC होती है हमारे पास वो दो तरीके की होती है। ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हिसाब से WBC के अंदर जो लिक्विड फिल होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म, उसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो न्यूक्लियस और नेचर के अकॉर्डिंग जो होता है, ल्यूकोसाइट्स हमारे पास दो तरीके की होती है। WBC यानी कि ल्यूकोसाइट, वन
अनदर इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स है और दूसरी हमारे पास इधर में ए ग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में जब बात करते हैं, नॉर्मली इन देयर साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स है जो स्टेन किए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक डाई से, तभी इनको, जिनके अंदर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट है वो ग्रेनुलोसाइट्स कहलाए। न्यूक्लियस इनके अंदर मल्टी लोब होता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस के बारे में, तो मल्टी लोब, ये देखिए न्यूक्लियस होता है, उसकी काफी ज्यादा मल्टीपल लोब्स होती है और सारी की सारी इंटरकनेक्टेड होती है बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ये देखिए, तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू ऑल दी लोब्स ऑफ न्यूक्लियस आर कनेक्टेड। अब हम देखते हैं यहाँ पर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ लोब न्यूक्लियस, ये इतने सारे हमारे पास जो न्यूक्लियस की जो लोब्स है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं पूरी मोर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। ड्यू टू दिस इट इज टर्म्ड एज पोलीमोर्फो, दिखाई दे रहा है, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। तो पोली यानी कि मॉर्फोलॉजी, यानी मैनी मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियस के हम देखते हैं बहुत सारी लोब्स हमारे को देखने को मिलती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है बच्चों, इनकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर बोन मैरो। सिंथेसिस होती है बोन मैरो। अब जो क्वेश्चन आता है देखो, यहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरीके आता है। हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स तीन तरीके की है, ठीक है जी, तीन तरीके की ग्रेनुलोसाइट्स है, ये देखिए। GNEB, जी यानी ग्रेनुलोसाइट्स, और इसके अंदर तीन होती है। एक ग्रेनुलोसाइट्स होती है दो तरीके की। तो इसको याद करने की निमोनिक बताता हूँ कि कौन सी सेल्स जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स में और कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट्स है। GNEB, जनाबे, ए एलम, आलम, जनाबे आलम, ठीक है। तो जनाबे यानी ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स, स्टेनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर इनके ऊपर बनता है। और दूसरी तरफ ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इनके अंदर आती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये डिस्कस करते हैं करके इनके बारे में यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, तीन तरीके की है हमारे पास यहाँ पर, जिसमें न्यूट्रोफिल्स है, बैसोफिल्स है और एसिनोफिल्स, कोई एसिडोफिल्स भी बोला जाता है समटाइम्स, ठीक है। इट इज आल्सो टर्म्ड एज एसिडोफिल्स, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लिखा हुआ देखे तो कंफ्यूज मत होइए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका लगभग 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होता है। लगभग लगभग 60 to 65% और डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स होता है। और इनका नेचर कैसा होता है, इनका जो नेचर होता है वो फैगोसाइटिक नेचर होता है। कोई पैथोजन आएगा, ये सूडोपोडिया निकालेंगे, उसको इंगल्फ कर जाएंगे, यानी हमारे लिए बेनिफिशियल, ठीक है। बेसिक्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। देन उसके बाद है हमारे पास एसोनोफिल्स। देखिए, जब एसोनोफिल्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली 2 से 3% ही प्रेजेंट होती है टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर, 2 से 3% है।
लेकिन ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन को क्या करती है, रेसिस्ट करती है, रोकती है। रेसिस्ट इन्फेक्शन इसका मेन फंक्शन होता है, रेसिस्ट इन्फेक्शन किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर फैलने से रोकती है, और नॉर्मली एसोसिएटेड होती है एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। एसोसिएटेड होती है किसके साथ बच्चों, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास बेसोफिल्स, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर से यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है जो रिलीज होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सीक्रेट हिस्टामिन। तो हमारे पास यहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होता है। समटाइम्स आप लोगों ने ये कई बार पढ़ा है अलग अलग चैप्टर्स में। तो हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, हेपेरिन होता है, ये आपके प्रोटीन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपका हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है और हेपेरिन है। और नॉर्मली ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर, ठीक है जी। ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेमेशन। अब देखिए जब इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन को हम जनरल वर्ड में क्या समझते हैं कि कई बार चोट लग जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पर इसको समझ रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन बेसिकली स्वेलिंग या सूजन नहीं है। इन्फ्लेमेशन एक तरीके का ना मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए चोट लग जाती है, यहाँ पर घाव बन जाता है, तो जो बहुत बॉडी की जो रिपेयरिंग सेल्स होती है वो सारी वहां पर आकर के इकट्ठा हो जाती है उसको हील करने के लिए। तो जिसकी वजह से वहां पर सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती है, तो हमें लगता है स्वेलिंग या सूजन है, लेकिन वो चोट को हील करने के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म होता है, इसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये ट्रूली इज नॉट अ स्वेलिंग बेसिकली। हाँ, सारी सेल्स इकट्ठी हो गई है तो हमें लगता है स्वेलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है और ग्रेनुलर हमारे पास, एंड न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इन लोब्स, तो इसी वजह से इसको मोनो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, ए ग्रेनुलोसाइट्स। कोई इशू नहीं। ये हमारे पास दो जगह इनकी फॉर्मेशन होती है, ये सारी तो बोन मैरो बन रही है, लेकिन ए ग्रेनुलोसाइट्स कहाँ बनती है बच्चों, बोन मैरो के अंदर है, लिम्फोइड ऑर्गन ये बनती है इन बोन मैरो और लिम्फोइड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ फ्लो होता है लिम्फ वेसल्स के थ्रू, लिम्फोइड ऑर्गन्स होती है, तो उनके अंदर फॉर्मेशन होती है। दो तरीके की है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर है तो लिम्फोसाइट्स बोला गया, ठीक है। एक एक करके सारी सेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। चलिए एक एक करके सारी सेल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होती है लगभग 60 से 65%, 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी। दूसरा मैंने भी बताया था आपको कि इनका नेचर होता है फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक नेचर होता है। लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं तो इनका लाइफ स्पैन लगभग लगभग 12 आवर्स का होता है, लेकिन जितनी डेड हो रही होती है उतनी बन भी रही होती है। साइज 10 to 12 माइक्रोन हमारे पास यहाँ पर इनका साइज होता है। और इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रेन्युल्स कैन बी स्टेन्ड बाय एनी डाई। इनका जो साइटोप्लाज्म है, मान लीजिए न्यूट्रोफिल, इनके अंदर हम देखते हैं कुछ कुछ ग्रेन्युल्स पड़े हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्युल्स इनको स्टेन कर सकते हैं किसी भी डाई के थ्रू। दीज आर द ग्रेन्युल्स स्टेन बाय। अब कौन कौन सा डाई हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम कोई भी एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक कोई भी डाई ले लेते हैं। एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक डाई, किसी भी डाई से हम इनके ग्रेन्युल्स को यहाँ पर स्टेन कर सकते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इनका डिवाइड होता है 3 to 5 लोब्स, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 to 5
lobes of nucleus, इनकी न्यूक्लियस की लोब्स होती है। चैप्टर सेल में भी मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस के बारे में। एंड दे कैन स्क्वीज एंड कम आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन टिश्यू। देखिए क्या होता है, ये मेरे पास ब्लड वेसल्स है बच्चों, किसी की ब्लड वेसल्स, और हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे पास सेल है, तो इनके अंदर खास बात क्या होती है कि स्क्वीज होकर के यहाँ से निकल जाती है, ठीक है जी। दे कैन स्क्वीज एंड कम्स आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन टिश्यू, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइपेडेसिस, ठीक है जी। डियापेडिसिस में क्या होती है, ब्लड वेसल्स में से स्क्वीज होगा, मान लीजिए ब्लड वेसल में यहाँ पर है, स्क्वीज होकर के ये देखिए कहाँ चली गई, these are the tissue, टिश्यू में चलेगी, किसके थ्रू, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल्स की वॉल में से निकल के हमारे पास टिश्यू में चली गई, दिस इज कॉल्ड द डायापेडेसिस। नेचर फैगोसाइटिक होता है, दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है जी, फैगोसाइटिक नेचर है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड फैगोसाइटिक नेचर, दे आर आल्सो टर्म्ड एज माइक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड, इसी को हम बोलते हैं माइक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर माइक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड। समटाइम्स दीज सेल्स आल्सो हेल्प इन सेक्स डिटेक्शन, जैसे जो फीमेल की जो न्यूट्रोफिल्स होती है, तो उनके अंदर जो बैर बॉडी होती है अटैच विद द लोब ऑफ न्यूक्लियस, वो अटैच हो जाती है किसके साथ जी, न्यूक्लियस के साथ, विच इज फाउंड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बार बॉडी मेल के अंदर एब्सेंट होती है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा है। बार बॉडी के अंदर जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर जब एक्स क्रोमोसोम होता है उसी को बार बॉडी बोला जाता है बेसिक, जी। एक एक्स तो है ही, लेकिन जब एक्स का दूसरा एक्स हमारे पास अटैच हो जाता है या तीसरा एक्स अटैच हो जाएगा, तो समझ लो बार बॉडी कहलाता है, जो एक्स्ट्रा एक्स अटैच होता है। तो मेल में एब्सेंट होते हैं, तो इससे हमारे को सेक्स के बारे में पता चलता है। तो हेल्प इन सेक्स डिटेक्शन, हेल्प इन सेक्स डिटेक्शन, ये सेक्स डिटेक्शन में हेल्प करता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक। चलिए दूसरी सेल हमारे पास, मैंने भी बात को बताया, दैट इज द इओसिनोफिल्स का एसिडोफिल। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको एलर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, 2 से 3% होती है हमारे पास। एंड रेसिस्ट इन्फेक्शन, रेसिस्ट इन्फेक्शन, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रेसिस्ट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लाइफ स्पैन इनका यहाँ पर 14 आवर्स का होता है। और साइज देखते हैं तो इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होता है, लगभग 10 to 14 माइक्रोन का साइज होता है। और इनके साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं कि एसिडोफिलिक ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी एसिडिक डाई से हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। न्यूक्लियस इनका बाइलोब होता है। न्यूक्लियस कैसा है इनका, बाइलोब, यानी 2 लोब्स होते हैं बच्चों न्यूक्लियस, ठीक। एंड दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इंफेक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जिक एंड पैरासिटिक इंफेक्शन से बचाते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, क्या होता है नॉर्मली, जब भी मान लीजिए कि बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उस समय ये रिलीज करता है यहाँ पर हिस्टामिन, ये हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है, एलर्जिक जो भी फैक्टर्स होता है उसके रिस्पेक्ट्स में। और बॉडी कुछ ना कुछ अनप्लग सिम्टम्स यहाँ पर शो करेगी।
Sometimes they act as lysosome in parasitic infection. ये क्या करते हैं हमारे पास ड्यूरिंग पैरासिटिक इंफेक्शन, एक्ट एज लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको पता है जो फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करती है उनको आइडेंटिफाई करके, तो हमारे लिए बेनिफिशियल्स होते हैं जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इसी वजह से इनको स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो करते क्या है, नॉर्मली कोई भी जो भी पैरासाइट है उसकी वॉल पर, बॉडी वॉल पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पैरासाइट है, दिस इज द पैरासाइट। अब उसकी बॉडी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, एसिडोफाइल्स आपके अटैच हो, और अटैच होने के बाद क्या करेंगे, लाइसोजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं, दे सिंथेसाइज एंजाइम व्हिच डिसॉल्व बॉडी वॉल। ये एंजाइम रिलीज करेंगे जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी वॉल होगी वो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी किसी भी पैरासाइट की, और देन बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है जी। Sometimes condition of increased number of acidophils is called the eosinophilia, which occurs in taniasis, ascariasis, hay fever जो होता है उनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एसिडोफिल्स की जो है नंबर जो होती है हमारे पास बढ़ जाती है बच्चों। तो यानी कि एसिडोफिल्स इंक्रीज ड्यूरिंग कब, तो कई बार जब ब्लड टेस्ट कराते हैं बुखार का नहीं पता चलता है, कोई और समस्या होती है, कैसे पता चलता है, तो कुछ बीमारियां होती है ड्यूरिंग टेनियासिस में पता चलता है, एस्केरियासिस, हे फीवर, ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके दौरान हमारे पास एसिडोफिल्स का अमाउंट जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे अब यहाँ पर बेसोफिल्स के बारे में। चलिए, बेसोफिल्स तो मिनिमम इन नंबर 0.5 to 1% है, सिर्फ ये वाली हमारे पास जो बेसोफिल्स होती है। स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, लाइफ स्पैन इनका 10 घंटे का है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो न्यूक्लियस होता है इनका बच्चों वो एस शेप का होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये, और इसके अंदर भी हम देखते हैं 2 से 3 लोग, 2 से 3 लोग होती है यहाँ पर बच्चे इनके न्यूक्लियस के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दी है, मेन फंक्शन क्या होता है, टू सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये बनते कहाँ पर है आपके, बनते तो देखो लीवर के अंदर है, लेकिन इनका काम होता है सीक्रेट करने का एंड ट्रांसपोर्ट करने का। सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट सेरोटोनिन, हेपरिन और हिस्टामिन, ठीक है जी। तो ये इन तीनों के बारे में बातें थी। अब बात करेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में बच्चों। चलिए, एक ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों वो नॉन ग्रेनुलर होता है, न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता है, और लगभग 35% ऑफ डब्ल्यूबीसी, 35% ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है ये। और दो तरीके की है जिसमें से मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। चलिए, सबसे पहले मोनोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो दे आर लार्जेस्ट अमंग ऑल ल्यूकोसाइट, जितनी भी ल्यूकोसाइट्स होती है उनके अंदर लार्जेस्ट होती है। ल्यूकोसाइट मतलब कि जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती है, लार्जेस्ट इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती है उन सब में लार्जेस्ट होती है, जिसका साइज होता है लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। चलिए, 12 से 15, समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं 20 भी पार कर जाता है। और लगभग टोटल 2 से 3% जो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का हम लोग क्या देखते हैं,
3 to 5% होता है। दे मेक 3 to 5% ऑफ टीएलसी, 3 to 5% ऑफ टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होते हैं उसके अंदर 3 से 5%। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा 35% ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि लगभग मेक अबाउट 35% ऑफ डब्ल्यूबीसी। नंबर जो होता है इनका 100 to 400 पर एमएम क्यूब, 100 to 400 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर ये आपके पास प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है, हम देखते हैं कि इनकी जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है। न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है, किडनी लाइक, सही, ओवल शेप होती है, किडनी शेप होती है। और समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, हॉर्स शू शेप की होती है, ऐसी भी हो जाती है, सही। इस तरह के शेप्स में भी हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, कहाँ बनती है, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन के अंदर इनकी सिंथेसिस कहीं भी हो, नहीं काम तो इनका यही है, काम तो डब्ल्यूबीसी में होती है। तो लिम्फ नोड्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर हम देखते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है, और इनका नेचर भी फैगोसाइटिक होता है बच्चों। और इसी वजह से इनको बोला जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इनको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। एंड दे आल्सो एक्ट एज स्कैवेंजर सेल्स फॉर मैक्रोफेजेस एंड रिमूव डेड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। तो बिहेव लाइक एज अ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस बेसिकली किलर सेल्स होती है बच्चों। जो मैक्रोफेजेस होती है वो किलर सेल्स होती है, पैथोजेंस वगैरह को किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, या फिर इन्हीं को हम लोग स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं। ये को हम यहाँ पर स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं। तो मोनोसाइट्स के बारे में हम लोगों ने बच्चे यहाँ पर बात करी है। और मोनोसाइट्स जो होती है बिकम बेसिकली यही मैक्रोफेजेस बनती है आप लोग। ठीक है, यही हमारे पास क्या बनती है, मैक्रोफेजेस। और इसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं कि डाइपेडेसिस की जो पावर होती है वो प्रेजेंट होती है, और फैगोसाइटिक नेचर है, तो इस वजह से इनको मैक्रोपुलिसमैन बोलते हैं। ये ज्यादा मैक्रोपुलिसमैन, हाइड्रोपुलिसमैन, तो इसको हम लोग यहाँ पर मैक्रोपुलिसमैन बोलते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। कई बार तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में। भैया ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, और उन्हीं के अंदर ये सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स। लगभग हम लोग क्या देखते हैं, 20 से 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। और नंबर जो होते हैं इनके अंदर हम देखते हैं रेंजेस फ्रॉम लगभग 1500 से 2700 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है। ठीक है, साइज जो होता है 8 से 12 माइक्रोमीटर, साइज 8 टू 12 माइक्रोमीटर होता है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल डाटा की बातें हैं। न्यूक्लियस इनका लार्ज होता है और राउंड होता है बच्चे। चलिए, मान लीजिए ल्यूकोसाइट है, ये सेल है, ये देखिए न्यूक्लियस है इनका, दिस इज द न्यूक्लियस। काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा थिन है, पतला है, और पेरिफेरल है, यानी कि कॉर्नर पर ही है। सारा स्पेस तो न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, फाउंड इन थाइमस, थाइमस में, यहाँ पर छाती के बीचों बीच हमारे पास थाइमस ग्लैंड होता है बच्चों, है ना। हार्ट के ऊपर थाइमस बोन होती है, थाइमस में बनता है, लिम्फ नोड्स में बनते हैं, स्प्लीन में बनता है, और टॉन्सिल्स में बनते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है बच्चों।
अब देखते हैं कि देखो बनते तो ये बोन मैरो के अंदर भी है, इनके बारे में देखो क्वेश्चन आता है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ये सारे कहाँ बनते हैं, देखो ये बनेंगे बोन मैरो के अंदर, लेकिन मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में। अभी लिम्फोसाइट्स के दो तरीके की है मेरे पास, एक बी सेल और एक टी सेल, जिसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब बी सेल जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बनती बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट बनेगी तो ये भी बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ पर होती है, मैच्योर होती है बच्चों ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है हमारे पास। तो नॉर्मली हमारे पास हम देखते हैं इनकी भी कैटेगरी होती है बेसिक, ठीक है। देयर आर कैटेगरी ऑफ टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स की और बी लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में, मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ये भी मेरे पास तीन तरीके की होती है जो टी सेल्स होती है। एक तो आती है, इसको हम लोग यहाँ पर साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक किलर सेल, ये किसी भी बैक्टीरिया को वायरस को डायरेक्ट किल कर दी, सीधा डायरेक्ट किल, कुछ पूछना नहीं कुछ नहीं, ठीक। उसके अलावा होती है मेरे पास एक और सेल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल क्या करती है, नॉर्मली ये आपका बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यानी बी सेल बेसिकली अगर एंटीबॉडी रिलीज कर रही है तो ऐसे नहीं करेगी अपने आप, टी सेल जो होती है हेल्पर सेल होती है स्टिमुलेट बी सेल, ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है किस चीज के लिए, एंटीबॉडी रिलीज करने के लिए, तो टी हेल्पर सेल्स होती है। फिर आती है मेरे पास एक और टी सप्रेसर सेल। जो टी सप्रेसर सेल होती है नॉर्मली ये सप्रेस करती है टी किलर सेल्स को एंड प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। ये इनको क्या करती है जी, सप्रेस करती है, दबा करके रखती है, सप्रेस टी किलर सेल, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। इन सेल्स को ऐसे ही बिना बात के नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होने देंगी ना, ठीक, तो इनको यहाँ पर ये बचा करके रखती है। बी लिम्फोसाइट्स बनती भी बोन मैरो में है, मैच्योर भी बोन मैरो में होगी, और इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को बनाना, ट्रांसपोर्ट करना और सिंथेसाइज करना, ये यहाँ पर हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है, ठीक है जी। दिस इज अबाउट द बी लिम्फोसाइट्स। देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे प्लेटिलेट्स के बारे में, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, और यही बेसिकली ब्लड प्लेटिलेट्स कहलाते हैं। चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, उस पर पपड़ी जम जाती है, यानी कि ब्लड कोगुलेट हो गया, वो सब इसी के कारण हो रहा है। और ये बनती कैसे है, कहाँ से निकलती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, दीज प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियर्स, प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। तो जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती है उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसके कारण इनकी फॉर्मेशन होती है। और लगभग लगभग ब्लड के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 15 लाख के आसपास से लेकर के लगभग जो है प्लस होती है हमारे पास, काफी ज्यादा अमाउंट में ये पाई जाती है, तो सॉरी 1.5 लाख से लगभग 3.5 लाख, 1.5 3.5 लाख पर एमएल क्यूब ऑफ ब्लड में ये प्रेजेंट होती है। समटाइम्स हम लोग देखते हैं, जैसे आपने देखा हो किसी किसी के अंदर अगर चोट लगती है तो खून जो होता है ब्लड इतनी इजीली से जमता नहीं है, तो उनके अंदर जरूर कोई ब्लड क्लोटिंग को लेकर के डिसऑर्डर है, या ब्लड प्लेटलेट्स हो सकता है उनके अंदर कम हो, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर हम देखते हैं देयर इज अ डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट,
जब ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पर डिक्रीज होते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है जी, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। समटाइम्स इट आल्सो इन्वॉल्व इन रिलीजिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है जी, ये करता क्या है, जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं बच्चों, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं जो ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो सीक्रेट थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन को सीक्रेट करते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने में। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है, ब्लड के अंदर प्लेटिलेट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जैसा भी मैंने बताया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ब्लड प्लेटिलेट डिक्रीज हो रहे हैं। तो एक ना क्रिटिकल काउंटिंग होती है थ्रोम्बोसाइट्स की। अगर मान लीजिए 40,000 पर mm3, यानी मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख से 3.5 लाख नॉर्मल प्रेजेंट है, अगर 40,000 से कम पर mm3 वो ब्लड के अंदर हमारे पास ये प्रेजेंट होती है, यानी इफ नंबर इज लेस देन क्रिटिकल काउंट, देन रेड स्पॉट्स और रैशेस हमारी स्किन के ऊपर अपीयर होने होते हैं। तो जैसे आपने, मैं बताऊं, लाल रंग के जो तिल होती है ना, उस तरीके की बात नहीं कर रहे, रेड स्पॉट्स होते हैं लाल लाल निशान से, और रैशेज आपकी बॉडी के ऊपर अपीयर होने लग जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पर्पुरा डिसीज। पर्पुरा डिसीज, तो पर्पुरा डिसीज के अंदर क्या होता है, रैशेज अपीयर्स ऑन द स्किन एंड रेड स्पॉट्स, सम रेड स्पॉट्स एंड रैशेज ऑन स्किन के ऊपर दिखने लग जाएंगे। और ये कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पर आपका जो क्रिटिकल काउंट होती है थ्रोम्बोसाइट्स की वहां तक पहुंच जाते हैं। देयर इज अ क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट, जब थ्रोम्बोसाइट्स की क्रिटिकल काउंट आ जाती है, यानी कि बहुत ही कम थ्रोम्बोसाइट्स की, तो बताया 40 के पर mm³ ऑफ ब्लड, तो सोचिए वो हमारी क्रिटिकल काउंट कहलाती है। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। तो स्मॉलेस्ट साइज ब्लड कॉर्पसल्स होती है, इनका भी 2 से 3 माइक्रोमीटर साइज होता है, 2 3 माइक्रोमीटर इनका यहाँ पर साइज है। और फाउंड इन द ब्लड ऑफ मैमल्स ओनली, ये भी बात याद रखिए, जो मैमल्स होते हैं हम लोग है, मैमल्स के ब्लड में ही पाई जाती है। फाउंड इन मैमल्स ब्लड, मैमल्स के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, कलरलेस होती है, ओवर डिस्कॉइड शेप हो सकती है, और बनती है स्पेशल सेल मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन के कारण। ठीक है, और ये मेगा कैरियोस कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी बोन मैरो में। तो वहां पर इनके फ्रेगमेंटेशन के कारण ये बनती है। नॉन न्यूक्लियेटेड होती है, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, एंड ईच प्लेटलेट हैज अ मास ऑफ बेसोफिलिक ग्रैन्युल्स इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जैसी अपीयरेंस आती है, बट न्यूक्लियस इनके अंदर यहाँ पर होता नहीं है बच्चे। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एंड समटाइम्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, मान लीजिए कि प्लेटलेट्स मेरे पास इंक्रीज हो रहे हैं, अब अगर यहाँ पर प्लेटलेट्स इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब ये मेरे पास क्या है बच्चों, अब इसको हम बोलेंगे यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोसिस। लाइफ स्पैन लगभग लगभग 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है जी, लाइफ स्पैन जो होता है लगभग लगभग हम लोग क्या देखते हैं, 7 से 10 दिन का होता है। और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, कोई भी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, उसके कारण ऐसा होता है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। एक तो ये सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिंथेसाइज करता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है,
एंड रिपेयर एंडोथीलियम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जो एंडोथीलियम लेयर होती है उसको भी रिपेयर करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिलेट प्लग, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है यहाँ पर इस चीज को बनाने की, इस चीज को रिपेयर करने की, ड्यू टू सम मैकेनिज्म, कुछ कुछ मैकेनिज्म के कारण। चलिए, तो देखो नॉर्मली जब ब्लड क्लोटिंग होती है कैसे होती है, कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाती है, चलिए मान लीजिए कि है, और यहाँ पर कट सकता है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से आपका जो है ब्लड फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली यही हमारे पास होता है कि ब्लड फ्लो होता है कट से, वुंड से, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका पपड़ी जम जाती है एक तरीके से, जो क्लोटिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली, एंड उसी को हम बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो 1 से 3 मिनट का, ठीक है जी, ब्लीडिंग टाइम जो है वो आपका 1 से 3 मिनट का होता है। जो क्लोटिंग टाइम होता है वो लगभग 2 से 8 मिनट का होता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार समटाइम्स ब्लड क्लोट इन ब्लड वेसल्स, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। कई बार जो क्लोटिंग होती है भैया वो ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाती है, जो हार्मफुल होता है, जिसमें पहला होता है मेरे पास में थ्रोम्बस क्लॉट। तो थ्रोम्बस क्लॉट में क्या होता है कि कुछ स्टैटिक क्लॉट होते हैं, बेसिकली देयर आर सम स्टैटिक क्लॉट्स, ग्रो एंड बिगर, बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, इनकी ग्रोथ होती है, एंड अल्टीमेटली ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये जो क्लोट मान लीजिए अगर बनता है कहाँ पर, कोरोनरी वेसल्स में, इफ इफ इन कोरोनरी वेसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक, एक तो ये चीज होती है। दूसरा जो क्लोट होता है वो कहलाता है एम्बोलस क्लोट। एम्बोलस क्लोट जो होता है ये मूविंग क्लोट होता है बच्चे, इट इज अ मूविंग क्लोट, ठीक है, ये मूविंग क्लोट होता है जो ब्लड के अंदर आपका मूव करता रहता है, अल्टीमेटली डिसॉल्व इन द ब्लड। ये ज्यादा हार्मफुल होता है ड्यू टू द मूविंग नेचर, मूविंग नेचर के कारण ये हमारे पास यहाँ पर ज्यादा हार्मफुल है बच्चों। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों ब्लड ग्रुप के बारे में, और जब ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली दो ब्लड ग्रुप मैकेनिज्म है हमारे पास, टू ब्लड ग्रुप मैकेनिज्म। इसमें एक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर आरएच ग्रुपिंग। एक एबीओ ब्लड ग्रुप होता है और एक हमारे पास आरएच ब्लड ग्रुप होता है। तो जो एबीओ ग्रुपिंग होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे पता चलता है कि किस बंदे का क्या ब्लड ग्रुप है। तो ये हमारे पास आरबीसी है, ठीक। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है, पहले जमाने में क्या होता था, किसी को खून की जरूरत पड़ती है, किसी का भी खून निकाला और किसी को भी दे दिया, कुछ उसमें से बच जाते थे, कुछ मर जाते थे। ऑब्वियस सी बात है, जो मर जाते थे वो होंगे जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था, और जो बच गए थे वो जिनका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था, ये बाई चांस की बात। लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया, देखा ऐसा क्यों है, कैसे, किसने, जो देखा, आरबीसी की जो लेयर होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया बच्चों किस चीज का, जी, एंटीजन का, और हमने इसको बोल दिया एंटीजन ए।
तो जिस आरबीसी के ऊपर ये वाला एंटीजन इस शेप में पाएगा, हमने बोल दिया कि उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप। लेकिन फिर हमने देखा कि किसी के अंदर एक दूसरे टाइप का एंटीजन ही पाया गया, दूसरी शेप का, ये देखिए, इसको हमने बोल दिया यहाँ पर एंटीजन बी। तो जिसके अंदर ये वाला पाया गया उसको हमने यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी बोल दिया। कुछ कुछ आरबीसी हमारे पास ऐसी थी जिनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला जी, ब्लड ग्रुप ओ बोल दिया। तो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन्स प्रेजेंट है, उस बेसिस पे यहाँ पर इनका नोमेनक्लेचर किया गया। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। आरबीसी के ऊपर ए और बी है या नहीं है, और किसी किसी के ऊपर देखा ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम ए बी रख दिया है। तो जो प्लाज्मा होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स का, उनके अंदर हम देखते हैं कि दो नेचुरल एंटीबॉडी भी पाई जाती है। चलिए, कोई भी पर्सन है या उसके प्लाज्मा के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, टू नेचुरल एंटीबॉडी ए एंड बी। तो जिसका अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाता है। वो किस लिए होता है, देखो, अगर एंटीबॉडी भी ए है एंटीजन भी ए है तो एंटीबॉडी एंटीजन को किल कर देगी। हम मानते हैं एंटीजन जो है फॉरेन पार्टिकल्स है, लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल्स उस तरह के हमारे को यहाँ पर आरबीसी के ऊपर देखने को मिले, तो हमने यहाँ पर उनको नाम दे दिया एंटीजन ए का और एंटीजन बी का, जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंस का यहाँ पर पता चले। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक छोटा चार्ट है, दिस इज द ब्लड ग्रुप। एक तो ब्लड ग्रुप होता है, और उस ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में उसके अंदर कौन से एलील प्रेजेंट होते हैं। जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हो सकता है उन्हें ना पता चले एलील, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है। एलील सिर्फ उनके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, फिर उनके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, किसको वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कैन बी गिवन टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप। क्या जी, ब्लड डोनेट और ब्लड रिसीव, किससे वो रिसीव कर सकते हैं। ब्लड टेकन जो होता है वो किससे होगा इनका है भाई, दो बातें हो गई है ना, एक तो ब्लड टेकन हो गया और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है ब्लड रिसीव हो गया। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो पक्की बात है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन भी हमारे पास ए है और एंटीबॉडी गारंटेड उसके अंदर बी होगी, सबसे पहली बात तो ये। अब एलील क्या होता है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, बड़ा टी छोटा टी। तो बेसिकली एलील्स होते हैं जो पेयर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो जीन्स होता है ना, जो ब्लड ग्रुप का, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसके ऊपर अगर एंटीजन आई ए प्रेजेंट है तो समझ जाना ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पर बी होगा, या फिर वो आई ए और आई ओ होगा। यानी कि ओ जो है वो रिसेसिव जीन है और ए जो है वो डोमिनेंट है। तो अगर ब्लड ग्रुप हमारे पास, देखिए, अगर फादर से ए आता है और मदर से ओ आता है तो भी हमारा ब्लड ग्रुप ए ही शो होगा, क्योंकि ए जो होता है वो डोमिनेंट होता है। अब ये किसको डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको डोनेट कर सकता है, या जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको डोनेट कर सकता है। ले किससे सकता है, सिर्फ ए वाले से लेगा और ओ वाले से लेगा। इसका क्या रीजन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी यहाँ पर, कि इनसे ही ये ब्लड को क्यों रिसीव कर सकता है। ठीक, चलिए। अब किसी का ब्लड ग्रुप यहाँ पर भी है तो इसका मतलब एंटीजन भी होगा, एंटीबॉडी उसके अंदर ए होगी। ब्लड ग्रुप आई बी आई बी आई बी और आई ओ, ये हमारे पास अगर एलील कॉम्बिनेशन हो तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर बी शो होगा। और किसको ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, जिनका ब्लड ग्रुप बी हो या ए बी हो, ठीक है। और ले किससे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी हो या फिर जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, उससे ये ब्लड को रिसीव कर सकता है हमारे पास। किसी का ब्लड ग्रुप है जी अब ए बी, अब ये ए बी ब्लड ग्रुप होता है, बोलते ना ए ग्रुप, ए किसी का ब्लड ग्रुप ए है किसी का बी है। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सुना, हमने सुना ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो ए और बी होना अलग चीज है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना अलग चीज है, वो अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए और बी।
तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो यानी कि यहाँ पर एलिल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आई ए और आई बी है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जेनेटिक्स में 12th क्लास के बच्चों को हमने पढ़ाया है। और इनके अंदर एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन है, लेकिन इनके अंदर एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं, एंटीबॉडी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोनेट कर सकते हैं ए बी वाले को भी। किसको ब्लड डोनेट करेंगे जी? ए बी वाले को। और ब्लड ले किससे सकते हैं? किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ए बी, ए बी और ओ, ठीक। उसके बाद में हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप। अब जिनका ब्लड ग्रुप ओ है तो रिसेसिव कंडीशन है, तो तभी पॉसिबल है जब आई ओ और आई ओ होगा और एंटीजन यहाँ पर इनके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, देयर इज नो एंटीजन। लेकिन इनके अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं यहाँ पर ए एंड बी, ये दोनों एंटीबॉडी इनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। डोनेट किसको कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? ओ को और ए बी, ठीक है, कैन बी गिवन टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंड कैन बी टेकन विद पर्सन विद ब्लड ग्रुप, जिसका ओ है उससे ले सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर देखा जाए तो ओ जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ जो है वो हमारा क्या होता है? वो यूनिवर्सल डोनर होता है। Got it? और जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जो किसी से भी ले सकता है। देखो, रिसीव किसी भी कर सकता है, ये सिर्फ यही वाला होता है। यूनिवर्सल डोनर किसी को देता है, ओ वालों को भी, ए बी वालों को भी दे सकता है, चाहे ओ हो, ए हो, बी हो, सारे कॉम्बिनेशन। सिर्फ ओ वालों को, सिर्फ ए वालों को, सिर्फ बी वालों को, ए बी वालों को, सबको दे सकता है। तो ये हमारा क्या होता है भैया? यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके अंदर दो बार ओ आ रहा है डोनर में, ओ, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। समटाइम्स लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड डोनेट करते हैं, तो कई बार मिस मैचिंग हो जाती है। उस मिस मैचिंग के अंदर एक इशू हो जाता है। कई बार हम लोग क्या देखते हैं, मिस मैचिंग हो जाती है। मिस मैचिंग के अंदर क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप के बाद थोड़े समय बाद हमने क्या देखा, एक और आइडेंटिफाई, हमने देखा कि आरबीसी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिली, ठीक है जी। और ये भी एक एंटीजन है, और इस तरीके का एंटीजन बेसिकली एक मोंकी के अंदर देखने को मिलता था, जिनकी स्पीशीज थी रीसस मोंकी। तो उनके अंदर था, तो हमने इसको यहाँ पर रीसस का आरएच नाम दे दिया, जिसका आरएच एंटीजन, ठीक। और 80% पीपल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, 20% लोगों के ऊपर, धरती के ऊपर नहीं। तो जिनके ऊपर आरएच एंटीजन है वो पॉजिटिव माने गए, और जिनके ऊपर नहीं है वो नेगेटिव माने गए। यानी कि अगर आरबीसी के ऊपर, ये मेरे पास आरबीसी और यहाँ पर ए एंटीजन है और आरएच नहीं है, तो समझ लो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ए नेगेटिव। और यहाँ पर मेरे पास मैं देखता हूँ कि आरबीसी है, जिसके ऊपर ए एंटीजन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आरएच एंटीजन भी है, तो ये मेरे पास क्या लाएगा? ए पॉजिटिव। इसी तरीके से ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और पॉजिटिव, ओ नेगेटिव होते हैं। यानी कि नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। अब यहीं पर आपने देखा होगा, जो ब्लड डोनेट करते हैं, जो खून की थैली होती है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर यहाँ पर बड़ा लिखा होता है आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, ब्लड ग्रुप को साइड में लिखा होता है छोटा सा। तो ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन से पहले, सबसे पहले तो ये मैच किया जाता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बाद ब्लड ग्रुप मैच होता है बच्चों।